जय हिंद डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आपको हिंदी साहित्य फिर से पढ़ाने आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पाठ 2 जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ, उसकी कहानी के बारे में पढ़ रहे थे। जहाँ तक हम पढ़े थे उसके आगे का आज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने क्या पढ़ा है उसके बारे में हम संक्षेप में जानते हैं। तो लाख की चूड़ियाँ पाठ में लेखक ने एक बदलू नामक व्यक्ति के बारे में बताया था, जो मनिहार था, जिसका पैतृक पेशा था चूड़ियों बेचने का, चूड़ियाँ बनाने का। लेखक उसके पास घंटों बैठा रहता था और उसे चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था, उससे बातें करता था। लेखक को बदलू लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, जो लेखक को बहुत अच्छा लगता था। इसलिए लेखक अपने मामा के गांव में हर वर्ष आना चाहता था। लेखक का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह जो है लेकिन कभी कभी वो जिद भी कर लेता था। शादी विवाह के अवसर पर वह किसी बात पे बिगड़ जाए तो लोगों को मनाने में बहुत कठिनाई होती थी। वह लाख की जो चूड़ियाँ बनाता था उसका महत्व विवाह के समय पे बढ़ जाता था, और जिसके बदले उसे ढेर सारे सामान यानी उसकी पत्नी को ढेर सारे वस्त्र, अनाज और पगड़ी तथा उसे बहुत रुपए भी मिलता था। बदलू का घर बदलू का घर एक ऊंचे ज़मीन पर था, जहाँ सामने नीम का पेड़ था। वह उसी के नीचे मचिए पर बैठकर अपनी चूड़ियों को बनाता था। अब हम आगे पढ़ेंगे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता। अब लेखक कह रहा है कि संसार में अगर बदलू को किसी बात से चिढ़ती, यानी बदलू किसी बात से चिढ़ता था तो वह कांच की चूड़ियों से था। बदलू जो है वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, इसलिए उसे कांच की चूड़ियाँ पसंद नहीं थी। और अगर कभी वह किसी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियाँ पहने देख लेता था तो वह अंदर ही अंदर बहुत कुढ़ जाता था, यानी बहुत चिढ़ जाता था, बहुत गुस्सा जाता था, और कभी कभी वह 2-4 बातें भी सुना देता था, यानी लोगों को ताना भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी यूँ शहर के जीवन के बारे में। लेखक कह रहा मुझसे लेकिन वह घंटों बैठ के बातें किया करता था। और बातें वो क्या करता था, कभी उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता था, कभी उसके घर के बारे में पूछता था, और कभी शहर के जीवन के बारे में उससे पूछता था कि शहर के लोग कैसे रहते हैं। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वह शहर के लेखक जो है बदलू को शहर के बारे में बताता तो कहता शहर में तो सब लोग कांच की चूड़ियाँ ही पहनते थे, तो वह उस पर उत्तर देता था कि शहर की बात कुछ और है, शहर में तो सभी कुछ होता है, यानी शहर में बहुत सी चीज़ें होती हैं। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। अब लेखक कह रहा है, बदलू कह रहा है वहाँ की जो औरतें होती हैं उनका बात ही अलग है, यानी शहर में सब कुछ होता है, वहाँ की औरतें अपने मर्द का यानी अपने पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर खुलेआम घूमती हैं, और उनकी कलाइयाँ, औरतों की कलाइयों के बारे में बदलू बता रहा है कि वहाँ की औरतों की कलाइयाँ बहुत नाजुक होती हैं, यानी बहुत मुलायम होती हैं। वे लाख की चूड़ियाँ अगर पहनेंगी तो उसमें मोच आ जाएगा। लाख की चूड़ियाँ मजबूत होती है, भारी होती हैं, तो बदलू कह रहा है कि अगर नाजुक कलाइयों में, नरम हाथ में लाख की चूड़ियाँ वो लोग पहनेंगे तो उनकी कलाइयों में मोच आ जाएगा, इसलिए वो कांच की चूड़ियाँ ही पहनती हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता,
लेखक अब बता रहा है कि जब मैं बदलू के घर जाता था कभी कभी वह मेरी बहुत अच्छी खातिर करता है, यानी बहुत ज़्यादा स्वागत करता है। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। लेखक कह रहा है कि जब बदलू की गाय दूध देती थी तो वह मेरे लिए हमेशा जो है मलाई बचा कर रखता था, और अगर आम की फसल होती तो वह मैं उसके यहाँ से मैं 2-4 आम खा के हमेशा ही आता हूँ। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। नहीं, लेखक कह रहा है कि वह मुझे गाय के मलाई वाले दूध देता था, आम देता था खाने के लिए, लेकिन इन सब के बावजूद, इन सब के अतिरिक्त वह बदलू को पसंद करता था क्योंकि वह उसे रोज़ 1-2 लाख की गोलियां बनाकर देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। अब लेखक कह रहा है बहुधा यानी बहुत बार, यानी कई बार, यानी हर बार ही अपने गर्मी की छुट्टी में वह अपने मामा के यहाँ चला जाता था और 1-आध महीने यानी 1 या 1.5 महीने वहाँ रहकर जब उसका स्कूल खुलने का समय होता था तब वो वापस अपने घर आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। लेखक कह रहा है कि मैं 2-3 बार ही अपने मामा के घर गया था, उसके बाद ही उसके पिता की बहुत दूर शहर में बदली हो गई, यानी ट्रांसफ़र हो गया था और वह एक लंबी अवधि यानी एक लंबे समय तक, अवधि का अर्थ होता है समय, लंबे समय तक वह अपने मामा के गांव नहीं जा पाया था। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अब लेखक कह रहा है कि मैं 8-10 वर्षों के बाद जब अपने मामा के गांव गया तब वो इतना बड़ा हो गया था कि मतलब मैं इतना बड़ा हो गया था कि मेरी जो लाख की गोलियों में रुचि थी, इच्छा थी, वह इच्छा अब नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। लेखक कह रहा है कि इसलिए मैं गांव में कई दिन रह चुका लेकिन मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया क्योंकि लाख की गोलियों में अब मेरी रुचि, मेरी इच्छा नहीं थी। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। अब लेखक कह रहा है कि गांव में अब जितनी भी औरतें थीं सब कांच की चूड़ियां पहनी थी। जो औरतें पहले लाख की चूड़ियां पहनती थी वो सारी औरतें कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी। 1-2 बिरले यानी 1-2 हाथों में ही उसने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। लेखक कह रहा कि एक दिन सहसा, सहसा का अर्थ होता अचानक, अचानक मुझे बदलू का ध्यान आ गया। अचानक उसे बदलू का ध्यान इसलिए आया था क्योंकि बरसात में उसके मामा के घर की एक छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी थी और उसके हाथ की जो कांच की चूड़ी थी वो टूटकर उसकी कलाई में घुस गई थी। कांच की चूड़ियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं और गिरने से वो कांच की चूड़ी टूट गई और उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा था। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे और मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ। यानी जब उसकी कलाई की में चूड़ी घुस गई उस समय उसके मामा घर पे नहीं थे, तो लेखक को ही उसका मरहम पट्टी करना पड़ा, यानी उस पर दवा लगाना पड़ा और तभी अचानक उसे बदलू का ध्यान हो आया। वो उसके हाथ के कांच की चूड़ियाँ देखकर उसे बदलू का ध्यान आया और उसने उससे मिलने के लिए सोचा। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर
नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। और शाम को लेखक घूमते घूमते बदलू के घर गए और बदलू वहीं चबूतरा पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक ने बदलू काका को नमस्ते किया। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। जब लेखक ने बदलू काका कहकर नमस्ते किया तो उसने भी उसका उत्तर नमस्ते ही दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, लेकिन वह लेखक को पहचान नहीं पाया और उसे देर तक निहारता रहा, यानी देर तक घूरता रहा, बहुत ध्यान से देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, उसने लेखक ने कहा कि काका मैं जनार्दन हूँ। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेखक अपने परिचय दे रहा है कि वो अपना नाम जनार्दन बता रहा है। आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। यानी लेखक अपना परिचय देते हुए कहता है बदलू काका से कि मैं जनार्दन हूँ जो आपके पास से गोलियां बनवा कर लेके जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। बदलू लेखक का परिचय सुनकर भी चुप रहा। वह अपनी स्मृति पर यानी अपनी यादों में जाता, अतीत में जाता है और याद करने की कोशिश करता और फिर वह बोल पड़ता, हाँ हाँ लल्ला बैठो। यानी वह जनार्दन को लल्ला कहकर बुलाता था और कहता, लल्ला बैठो, बहुत दिन के बाद तुम गांव में आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। और लेखक कह रहा है कि इधर नहीं आ पाया और चारपाई पर बैठ गया। कुछ देर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और ना भट्टी। लेखक जब तख्ते पर बैठ गया खाट पर तो वह शांति से कुछ देर शांति रही, मतलब चुपचाप शांति से बैठा रहा। फिर उसने इधर उधर अपनी नज़र, दृष्टि यानी नज़र, अपनी नज़र बढ़ाई, यानी इधर उधर देखने लगा। ना तो उसे मचिया ही नजर आई यानी जिस पे वो बैठता था, और ना ही वहाँ भट्ठी उसे दिखा जिसमें वो लाख पिघलाता था। यानी बदलू जिस मचिए पर बैठकर भट्टी में लाख को पिघलाता था वह उसे वहाँ दिखाई ना दिया। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। और फिर लेखक ने उनसे पूछा कि आजकल काम नहीं करते हो? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में काज का प्रचार हो गया है। कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। अब बदलू उत्तर देता हुआ कहता है, नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद हो गया, यानी वह बहुत पहले से काम करना बंद कर दिया है। और कहता है मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई नहीं पूछता, यानी उसकी बनाई हुई लाख की चूड़ियाँ किसी को नहीं पसंद आती, कोई नहीं खरीदता है, इसलिए उसने काम करना बंद कर दिया। अब गांव गांव के लोग भी कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, यानी गांव गांव में भी कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया। गांव गांव में भी कांच की चूड़ियाँ प्रसिद्ध हो गई हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन का युग है, यानी ये युग जो है मशीन का युग है। आज का युग मशीन का युग है और पहले का युग कारीगरों का युग था, यानी हाथ से लोग बनाते थे, लेकिन अब मशीन से चूड़ियाँ बनती हैं। वो कहता है आजकल तो सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ी यानी कांच की चूड़ियाँ से जो सुंदरता होती है वह लाख की चूड़ियों में नहीं है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नहीं, लेखक ने उत्तर दिया कि कांच जो होता है वह बहुत खतरनाक होता है और बहुत जल्दी ही टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। और बदलू बोला
कि लल्ला हाँ कांच की चूड़ियाँ बहुत नाजुक होती हैं। और यह कहते ही उसे खांसी आ गई और वह खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। लेखक को लगा कि उसे दमा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खांस रहा था। उसकी अवस्था भी हो गई थी, यानी वो बूढ़ा हो चुका था। उसका शरीर दिन प्रतिदिन ढल चुका था, यानी उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। उसके हाथ और माथ की जो नसें थी वो उभर आई थी, यानी दिखाई पड़ने लगी थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। अब लेखक कह रहा है कि लेखक को शंका थी कि कहीं बदलू को जो है दमा तो नहीं है। यह शंका लेखक की बदलू भांप लिया, यानी पता नहीं कैसे जान गया, और कहता है मुझे दमा नहीं है, ये फसली खांसी है, यानी सीजन में जो खांसी आती है वही है। महीने 2 महीने से, यानी जल्दी 1-2 महीने से आने लगी है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। लेखक कह रहा है मैं चुपचाप रहा और मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कष्ट की बात छिपी हुई है, बहुत ज़्यादा वो चुप है। मैं देर तक सोचता रहा कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर बाद फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेखक लेखक सोच में पड़ गया। कुछ देर तक सोचता रहा कि मशीनी युग ने कितने लोगों के हाथ काट दिए हैं। यानी इस पंक्ति से लेखक यह कहना चाहता है, कारीगरों की तरफ संकेत करते हुए कहना चाहता है, जो हाथ से बनी हुई वस्तु होती है उसको बेचकर बहुत से कारीगर अपना जीवन यापन करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन मशीन के युग में सारा काम मशीनों से होता है, बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत सफाई से होता है। इससे कारीगरों का हस्त व्यवसाय लगभग लुप्त अवस्था में जा रहा है। यानी जो मशीन का युग आ गया है तो जो कारीगर है उनका जो व्यवसाय है, हस्त व्यवसाय, जो हाथों द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं वे लगभग लुप्त हो जा रही, यानी छिप जा रही हैं और उनके घरों में तंगी भी देखने को मिल रहा है। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी, और वहाँ पे काफ़ी देर तक शांति रही, कुछ देर तक, जो लेखक को अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। लेखक अब जो बात कर रहा था लाख की चूड़ियों पे और कांच की चूड़ी पे, उस बात का विषय बदल दिया और उसने पूछा, काका अब आम की फसल कैसी है? अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। बहुत खुशी, लहक कर यानी बहुत खुश होकर उसने उत्तर दिया, बहुत अच्छी फसल है लल्ला। और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। मुखातिब का मतलब होता है देख कर बात करना। बदलू जो है अपनी बेटी को आवाज़ देता है, अरी रज्जो, यानी उसकी बेटी का नाम रज्जो था। वह अपनी बेटी रज्जो को बुलाता है और कहता है लल्ला के लिए आम ले आओ। फिर मुखातिब होकर यानी लेखक की ओर देखकर बात करता है और कहता है, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। लेखक कहता है, नहीं नहीं काका, नहीं। वो बदलू को मनाही करता और कहता है कि मैंने इस साल बहुत आम खाए हैं। तो बदलू कहता है, नहीं, बिना आम खिलाए तुम्हें कैसे जाने दूंगा। यानी जब लेखक छोटा था तो बदलू उसे बहुत आम खिलाता था, तो इसलिए वह अब भी कह रहा है कि मैं बिना आम खिलाए तुम्हें कैसे जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। लेखक अब चुप हो गया और फिर से उसे अपने बचपन के दिन याद आए जब बदलू उसे के लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा, और उसने पूछा कि काका गाय ठीक ठाक है ना? गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? फिर लेखक कह रहा, गाय कहाँ है लल्ला? उसे तो मैंने 2 साल हो गया बेच दिया। मतलब कहाँ से उसको खिलाता, इसलिए बदलू ने उस गाय को बेच दिया। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई।
या तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। यानी बदलू की बेटी रज्जू ढेर सारे आम एक डलिया में लेके आई। डलिया यानी बांस का बना हुआ एक छोटा सा पात्र होता है, पात्र यानी बर्तन होता है। और वह डलिया को देख कर कहता, इतने आम मैं कैसे खा पाऊंगा। वाह वाह। वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम एक वक्त में खा जाता था। फिर बदलू कहता है हंसते हुए, तुम शहरी ठहरे ना, मैं तो तुम्हारी उम्र का था यानी तुम्हारी एज का था तो मैं चौगने यानी जो ये आम है इसके चौगने आम एक ही समय में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया, यानी लेखक ने उत्तर दिया, आप लोगों की बात और थी। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ। अब वो अपनी बेटी से कहता है कि लल्ला को 4-5 आम छाट कर सिंदूरी वाले देना, यानी सिंदूरी रंग के उसके पास आम थे और वही आम उसने लेखक को देने के लिए कहा और कहता है कि यह पेड़ इसी साल लगाया है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया और आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। रज्जो ने जब आम की अंजलि उसकी तरफ किया तो वह उसकी निगाह यानी लेखक की नज़र उसके हाथों पर ठिठक गई। ठिठक का अर्थ होता है रुक गई, यानी हाथों पर रुक गई। उसके गोरी गोरी कलाइयों में यानी रज्जो की गोरी कलाइयों में लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थी। फब रही का मतलब होता है सजना, शोभा देना, यानी उसके गोरी कलाइयों में हाथ की चूड़ियाँ बहुत सुशोभित हो रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। अब बदलू ने लेखक की दृष्टि यानी नज़र देख ली और बोला, यह आखिरी जोड़ा था, यानी जो उसकी बेटी लाख की चूड़ियाँ पहनी थी वह आखिरी जोड़ा था जो बदलू ने बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर देने के लिए। लेकिन जमींदार साहब उसको 10 आने पैसे ही दे रहे थे, इसलिए उसने जोड़ा नहीं दिया और कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। अब लेखक आम ले लिए और खाने के थोड़ी देर बाद चले आए। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। लेखक को खुशी हुआ था कि बदलू हार नहीं माना था। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाए, यानी लेखक का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों का नहीं था जो कोई भी उसे तोड़ सके। बच्चों, अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगी जिनका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शहर के लोग किस चीज़ की चूड़ियाँ पहनते थे? प्रश्न 2, लेखक के मामा की लड़की कहाँ फिसलकर गिर गई? प्रश्न 3, बदलू कहाँ पर लेटा हुआ था? लेखक ने इस कहानी में अपना क्या नाम बताया है? प्रश्न 3 है, बदलू कहाँ पर लेटा हुआ था? प्रश्न 4, लेखक ने इस कहानी में अपना क्या परिचय दिया? प्रश्न 5, गांव-गांव में किस तरह की चूड़ियों का प्रचार हो गया है? प्रश्न 6, बदलू की बेटी का क्या नाम था? प्रश्न 7, बदलू ने लाख की चूड़ियों का आखिरी जोड़ा किसके लिए बनाया था? प्रश्न 8, बदलू को किस वस्तु से चिढ़ थी? प्रश्न 9, कौन सी चूड़ियाँ टूटकर कलाई में घुस गई थी? प्रश्न 10, पाठ के लेखक का नाम लिखो। बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पूरा होता है। इस पाठ में लेखक ने जो कारीगर
उन कारीगरों की तरफ संकेत किया जो हाथ से बनी हुई वस्तुओं को बेचकर अपना जीवन यापन करते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को बढ़ाते थे। लेकिन आज के मशीनी युग में उन लोगों से यह काम छीन लिया है। यानी आज की मशीनी युग में काम मशीनों से जल्दी और सफाई से होता है। इससे इन कारीगरों का हस्त व्यवसाय जो है वो लुप्त अवस्था में चला गया, यानी छिप गया है, और इन कारीगरों के घर में लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।